हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अंकित वर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नॉलेज स्टोर। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग मेट्रोलॉजी को पढ़ेंगे। 2-3 साल पहले मैंने मेट्रोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर सीरीज़ बनाई थी, लेकिन वो अभी थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। उसका रीज़न क्या है, वो सिर्फ गेट के लिए थी और उसमें हमने न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने उसको नहीं पढ़ा था। अब जो हम मेट्रोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, एसएससी जेई, आईईएस सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हमको सभी चीज़ को, सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए इसको चलेंगे। उसका जो कोर्स कंप्लीट करेंगे सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ये टोटल 15 मैंने पहले बनाए और अगले 15-20 लेक्चर सीरीज़ आप देखते हैं, 3-4 घंटे अपने लगाते हैं, तो गारंटी देता हूँ मैं कि आपको कहीं और से मेट्रोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। राइट, प्रीवियस ईयर गेट के तो वैसे भी हम यहाँ पर करेंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। जी जी हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आज की जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन को पढ़ने वाले हैं। एरर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी को हम लोग देखेंगे और टॉलरेंसेस को इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। राइट, और एक तरह से लेक्चर नंबर 16 है, क्योंकि लेक्चर नंबर 15 तक मैं इसमें बना चुका हूँ। आप इसको लेक्चर नंबर 1 भी समझ सकते हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है क्या चीज़? एक्यूरेसी, तो हेडिंग आप डाल दीजिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी है क्या चीज़? पहली बात तो ये एक डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, एक तरह से मेजर डायमेंशन से ट्रू मैग्नीट्यूड का। मान लो कोई भी किसी का ट्रू मैग्नीट्यूड, कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए थी, ट्रू मैग्नीट्यूड जो असल में वैल्यू आनी चाहिए थी, और आपने एक मेजर्ड डायमेंशन, एक मेजर्ड वैल्यू करी है। ये एक तरह से इसका डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है। ये क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है कि भाई आप कितने पास में हो इसके। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट से ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू आपस में डिफर कर रही है। राइट, आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक्यूरेसी, बाकी मैं एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का एक बहुत अच्छे से डायग्राम से समझाऊंगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात मेरी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अपने नोट्स में आप भी लिखिएगा। क्या लिख सकते हैं हम इसको? मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट by which the result differs आएगा, differs from ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है, टू इट्स मेजर्ड वैल्यू। कितना रिजल्ट वेरी कर रहा है उसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक इसमें जो कंफ्यूज होते हैं लोग, वो होते हैं प्रिसीजन में। प्रिसीजन क्या चीज़ है? ये तो रही एक्यूरेसी की बात। ये है डिग्री ऑफ रिपीटिवनेस ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ रिपीटिटिवनेस ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि ये भी एक तरह का एग्रीमेंट है। किस चीज़ का? तो ये भी एक एग्रीमेंट है, जैसे मैंने बताया। किस चीज़ का एग्रीमेंट रहेगा? रिपीटेटिव मेजरमेंट्स का, किसी भी क्वांटिटी का
सेम मेथड से अंडर सिमिलर कंडीशंस, सेम कंडीशन पे सेम मेथड से आप बार बार किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप रहे हो और वो एक्यूरेट उसी हिसाब से नाप रहा है, उतनी ही वैल्यू को नाप रहा है, ठीक है। तो एक अलग भाषा में मैं क्या बता सकता हूँ कि प्रिसीजन क्या है, रिपीटेबिलिटी है एक तरह का मेजरिंग प्रोसेस का, या डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस है मेजरिंग प्रोसेस का। क्लियर? तो एक तरह से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बात आती है यहाँ पर कि एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट okay to repeat the same result under same condition। क्लियर? और सेम क्वांटिटी को नाप रहे हो अंडर सेम कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है? अब ये चीज आपको समझ कैसे आएगी, एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अब आपको कैसे समझ में आएगा, जैसे मान लो बॉल बियरिंग का एग्जांपल, हम बियरिंग्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये इसका फ्रेम है और अंदर में बॉल्स को फिट करना है, तो ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये मान लो ये बाहर है, बाहर आ गई है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं, ये जो हमारा मतलब एक तरह से रिजल्ट है, ये पास पास आ रहा है, सेम वैल्यूज में आ रहा है। बॉल बेयरिंग का तो एग्जांपल चलो आप इसको समझ सकते थे, बट इसको आप एक तरह से ऐसे समझो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं पास पास आए हैं। देखो सब ये जो गुच्छा सा बना है ना, ये सब पास पास आया है पास पास, लेकिन आना कहाँ चाहिए था, वो इस जगह पे आना चाहिए था, इस जगह पे तो आना चाहिए था, वो आया तो नहीं वो, लेकिन तो अब क्या होगा, ये वाला प्रोसेस क्या है, यानी कि इसका मतलब ये प्रिसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। मतलब अगर ये एक रेंज है, एक तरह से ऐसा समझो, अब ये रेंज से इतना बाहर आ गया कि इधर की साइड मेजर कर रहा है, तो हम कहेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट है ही नहीं है, ऐसा समझ लो इस चीज को। मतलब प्रिसीजन जो होता है ना, कोई भी सिंगल मेजरमेंट नहीं है, ये एक तरह से प्रोसेस या सेट ऑफ मेजरमेंट है। ये प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड होता है जो प्रिसीजन होता है। मतलब बहुत सारे मेजरमेंट आपने करे सेम इंस्ट्रूमेंट के, सेम कंपोनेंट के, है ना, वो जो उसकी एक तरह से वैल्यू आई है, उसको हमने एक तरह से एग्रीमेंट किया है इसका, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे और अच्छे से, आपको अच्छे समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है इसमें। अगर आप शांति से इसको देख रहे होंगे, आता है तो अच्छी बात है। ये अगर ऐसे है और आया तो इसके अंदर ही है, लेकिन जो ये मेजरमेंट्स का गुच्छा आया है हमारा, जो वैल्यू आई है वो आनी चाहिए थी यहाँ, आई तो ये एक तरह से लिमिट के अंदर ही आई है, ठीक है, लेकिन दूर दूर आई है वैल्यूज। सो दिस इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है। आईईएस में एक बार ये ऐसा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, उसी को मैं एक तरह से उसी के एग्जांपल को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ, अगर मान लो कोई इस टाइप का हो और जो आपका गुच्छा आ रहा है मेजरमेंट का, वो इसी सेंटर लाइन के आसपास ही आ रहा है, पास पास आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट है भाई, और प्रिसाइज भी है। सिंपल सी बात है, एक्यूरेट तो एक तरह से ऐसा पता लगता है कि आप मतलब एक मेजरमेंट से बता दोगे कि यार ये इस लिमिट्स के अंदर में आ रहा है ना, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, जो मैंने आपको बताया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। बट प्रिसीजन तो देखो एक सेट ऑफ
मेजरमेंट से पता लगेगा या प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट से पता लगने वाला है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्या बनवाऊँ, एक अगर ऐसे बनाऊँ, ये तो एक तरह से हमारी लिमिट होगी, और जो जो मेजरमेंट्स का गुच्छा आ रहा है वो भी ऐसा आ रहा है, मान लो इस टाइप से आ रहा, तो आप समझ गए होंगे इट इज नाइदर एक्यूरेट नोर प्रिसाइज। क्लियर है? अब इसी से ही हमारा एक तरह से एरर्स का जन्म होगा, जो मैं आपको अब अगला टॉपिक हमारा आएगा इसमें। तो मैं इसको एक बार से रिवाइज करा देता हूँ आपको, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में एक तरह का डिफरेंस क्या है। एक्यूरेसी किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें देता है कि भाई साहब जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू से किस तरह से कितनी दूर है ये। जो प्रिसीजन है वो क्या इंडिकेट करता है, वो क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट को इंडिकेट करता है। प्रिसीजन किस चीज़ को इंडिकेट करता है, हमारा क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट। आप मेरी बात समझ गए होंगे, इसको ये इससे कोई मतलब नहीं है कि वो डिज़ायर्ड लिमिट में आया है या नहीं आया है, ठीक है, कि मेजरमेंट आपकी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी को बताता है, राइट। समझ में आ गया होगा आपको इसमें डिफरेंस। और तो ये सब चीज़ थी। अच्छा, ट्रू वैल्यू में जो हमारी ट्रू वैल्यू है और एक है मेजर्ड वैल्यू, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एरर। उसको क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, एरर। एरर क्या चीज़ है, मान लेते हैं जो हमने मेजर्ड वैल्यू करी है वो है Vm, ट्रू वैल्यू क्या थी Vt। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। मेरी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, इसको बोलते हैं हम लोग एरर। और ये कौन सा एरर है, ये जो वैल्यू आएगी E की वैल्यू, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर है ये, ठीक है। मान लो 1 किलो को आपको नापना था, आपको 2 ग्राम का इसमें एरर आ गया, ठीक है, 2 ग्राम का, तो ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, कोई परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई परसेंटेज एरर बताओ भाई मेरे को, फिर परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है, या रिलेटिव एरर क्या होगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं, परसेंटेज एरर अगर हम यहां पर करें, परसेंटेज एरर क्या होगा, वो होगा एरर बाई कितना है आपका अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी थी इनटू 100। एरर क्या होगा भाई, आपने मेजर्ड माइनस Vt अपॉन Vt, टी से ट्रू वैल्यू हो गया इनटू 100। किसी भी चीज़ की लेंथ की, वजन की, जिस चीज़ की नपाई करी हो आपने, जिस चीज़ को भी ना। और मेट्रोलॉजी क्या है, इट्स साइंस ऑफ मेजरमेंट, तो मैं बताना ही भूल गया, ठीक है, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी। तो ये मेज़रमेंट को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लीनियर मेज़रमेंट, लिमिट, फिट्स, टॉलरेंस, और एंगुलर मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ऑप्टिकल के हेल्प से कैसे करते हैं, ये टॉपिक है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो एक्यूरेसी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की है वो किस तरह से, किस मतलब कैसे आप एक्सप्रेस करते हो, एरर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। ये चीज़ को मैं लिख देता हूँ एक जगह पे, एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या है, इट कैन बी expressed as, it can be expressed as या expressed in terms of error, एरर्स के टर्म्स में यूज होता है। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट कब एक्यूरेट होगा, जब उसका एरर लो होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं। तो मेजरमेंट के जनरल कंसेप्ट्स क्या हैं उसको हम लोग देखते हैं। मेजरमेंट्स के जनरल कंसेप्ट क्या हैं उस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, एक तो आता है मेजरेंड। व्हाट इज मेजरेंड, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मेजरेंड, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप रहे हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड,
ठीक है, जैसे लाइक लेंथ हो गया, वेट हो गया, हाइट होगी, विड्थ होगी, एंगल हो गया, इसको मेजरेंड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अच्छा इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है ये मैं आपको बता दूं। किसी ना किसी रेफरेंस से हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक मेजरेंड होता है, ये क्या होता है, कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या है, कंपेयर, जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेजरेंड है हमारा, उसको कंपेयर करना किसी स्टैंडर्ड से, किसी रेफरेंस से इवैल्यूएशन के लिए, जिसको हम कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैलिब्रेशन तो वैसे एक क्या है, एक तरह का इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट है। क्या करते हैं हम उसमें, हम एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको वैलिडेट करते हैं, है ना, उस चीज़ को कि भाई वो स्टैंडर्ड से मैच कर रही है, या वैलिडेशन की प्रोसेस को बोलते हैं कैलिब्रेशन, कि भाई वो ओरिजिनल नेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करती है या नहीं करती है, उस चीज़ को करते हैं। ठीक है, उसको ट्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं, कि वैलिडेशन को, जो प्रोसेस है हमारी वैलिडेशन की नेशनल स्टैंडर्ड से, वो फुलफिल कर रही है नहीं कर पा रही, उसको ट्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो कंपैरेटर हो गया, कंपैरेटर का मतलब क्या होगा, कंपेयर करना फिजिकल क्वांटिटी को रेफरेंस से। क्लियर है, ये आप अब खुद लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारी निकल जाएगी मेजर्ड क्वांटिटी। आई होप आपको लेक्चर अभी तक समझ आ रहा होगा। कोई डाउट होगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका, और ये भी बताइएगा कि इस तरह से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, नोट्स प्रॉपर इस तरह से आपके बनते हैं नहीं बनते, इसको और फास्ट करा जाए, कमेंट मस्ट है। ठीक है, अच्छा अब ये रेफरेंस क्या चीज़ है जी, रेफरेंस क्या है, अब जैसे वन मीटर का रेफरेंस है, 1 kg का एक फिक्स डेफिनेशन है ना, 1 सेकंड की फिक्स डेफिनेशन, वो रेफरेंस है जिससे आपको कंपैरिजन बनानी है, और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा रेफरेंस, याद रखना है ना। 1 मीटर का फिक्स है, इतना इतना इतना, इतनी लेंथ पे इतना, जो भी है वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस रेफरेंस से फॉलो करना, तो ये पूरी की पूरी इसका कंसेप्ट है हमारा मेट्रोलॉजी के अंदर। कैलिब्रेशन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है कि उसको वैलिडेट करना। ठीक है, अपना जो भी हम इक्विपमेंट है उसको वैलिडेट करना कि भाई ये सही नाप रहा नहीं नाप रहा, स्टैंडर्ड से नापना उस चीज़ को। ठीक है, कैसे होता है, अच्छा कैलिब्रेशन की अगर मैं बात बताऊं, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड, हम स्टैंडर्ड से उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, उससे हमें पता लग जाता है कि जो डायमेंशन है कैलिब्रेशन के दौरान, जो डायमेंशन है और टॉलरेंस है, वो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट या गेजिस से, जिसकी एक्यूरेसी हमें पता है, उससे हम चेक करते हैं। ये सब अब देखो, कैलिब्रेशन का मैं अभी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको आइडिया बता दिया। अगर मान लो कैलिब्रेशन के दौरान कुछ डेविएशंस डिटेक्ट होते भी हैं, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है, तो ताकि उसमें एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी आ जाए। कैलिब्रेशन का समझ में आ गया आपको। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से या गेज से, याद रखना कैलिब्रेशन के दौरान। क्लियर, उससे ऑब्वियसली हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि भाई साहब एक्यूरेसी रहे और प्रिसीजन रहे, ये हमारा काम है। क्लियर, तो मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ इस चीज़ को जो मैंने बताया, क्योंकि वो लिखना भी ज़रूरी है। वैसे आप बैक करके इसको, मेरी जो आवाज़ है उसको दोबारा सुन के लिख भी सकते हो, राइट। तो कैलिब्रेशन के दौरान क्या होता है, जो डायमेंशंस हैं, ड्यूरिंग डायमेंशंस, ड्यूरिंग कैलिब्रेशन, डायमेंशंस का क्या होता है, डायमेंशंस को क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। डायमेंशंस आर बीइंग चेक्ड, ठीक है इंग्लिश, बाय कंपेयरिंग इट विद अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके जी, इसको हम कंपेयर करते हैं, और डेविएशन अगर डिटेक्ट होता भी है, और ये जो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है ना, ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हमें एक्यूरेसी पता है।
अब इससे हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर डेविएशंस आती भी हैं तब हम इसमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, उसको सेट कर देते हैं, कैलिब्रेट कर दिया हमने उसको, सिंपल सी बात है। क्लियर है? जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना मोर एक्यूरेट रिजल्ट इसमें आएगा, ग्रेटर द एक्यूरेसी। ठीक है, एरर्स कम आएंगे, सिंपल सी बात होगी हमारी। ठीक है, अच्छा, अब एरर्स भी इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग सा है ये शुरुआत में, मैं मानता हूँ, बट ये है कि ये जल्दी से कोई पढ़ाता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, हाथ ही नहीं लगाता कोई इसको जल्दी से। ठीक है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर पहले आपको फिक्स देखना होता है कितना पढ़ा जाए एग्ज़ाम के लिए। हमने यही थोड़ा पढ़ना है, मेट्रोलॉजी थोड़ा पढ़ना है, सभी कोर्स कंप्लीट करने, लेकिन इस तरह से पढ़ा जाता है कि एक बार कहीं से हम वीडियो से, किसी नोट से हम इसको पढ़ें, दोबारा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब एरर्स भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि सबसे पहला है सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स। कंट्रोलेबल एरर्स, जिसको आप कंट्रोल कर सको। ठीक है, जो, और चलो मैं इसको लिखवा देता हूँ वैसे तो, सिस्टमेटिक या कंट्रोलेबल एरर्स। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये कौन से एरर हैं? सिस्टमेटिक एरर्स कौन से टाइप के एरर्स होते हैं? जो कि फिक्स अमाउंट से डेविएट होते हैं ट्रू वैल्यू से। ठीक है, ट्रू वैल्यू से फिक्स्ड अमाउंट रहेगा, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स वैल्यू एक तरह से बोल सकते हैं, डेविएट होगा। ये छोटी सी लाइन में इसमें आपको बता दिया, फिक्स वैल्यू से। मतलब सिस्टमेटिक का मतलब या कंट्रोलेबल का मतलब कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैग्नीट्यूड से भी और डायरेक्शन से भी। ठीक है, इसको कम कैसे कर सकते हो? पहले तो इसको एनालाइज करना पड़ेगा, भाई किस वजह से एरर आ रहा है, सोर्स क्या है इस एरर का। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो सोर्स को आइडेंटिफाई करना, कैलिब्रेशन के दौरान कौन कौन से एरर आ रहे हैं, एम्बिएंट जो कंडीशन है उससे कौन से एरर आ रहे हैं, उसको कम करा जाए, वर्क पीस में कोई डिफॉर्मेशन तो नहीं आया है, राइट? ओके, तो इनको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलेबल एरर्स या सिस्टमेटिक एरर्स। तो सिस्टमेटिक एरर्स के लिए हम लोग करते क्या है, इनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है, इनको हमें निकालना है भाई कौन कौन से एरर्स हैं। तो मैंने आपको कारण भी बता दिए कौन कौन से टाइप के कारण होते हैं, कैलिब्रेशन, एम्बिएंट, डिफॉर्मेशन, है ना। एक अवॉइडेबल एरर्स भी होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो हम लोग करते क्या है इसमें, हम सबसे पहले इसका सोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और मुश्किल होता है इनको आइडेंटिफाई करना, ये भी मैं बता दूं। सोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसका एल्जेब्रिक सम करते हैं, कहीं पर बढ़ेगी भी डायमेंशन और कहीं पर घटेगी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। और अगर एल्जेब्रिक सम जो हमारा टॉलरेंस है, मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस है, उसके कंपैरिजन में आता है, या तो बहुत कम आए तो चलो ध्यान देने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इसके उसमें आया है एरर के, तो हम लोग क्या करते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारा मेजर्ड साइज है वर्क पीस का। देन अलाउंस शुड बी प्रोवाइडेड, अब साथ साथ नोट करते रहना इसमें, शुड, और कहीं और से इसमें आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी, कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी भी बुक से। अलाउंस शुड बी प्रोवाइडेड टू द मेजर्ड साइज ऑफ द वर्क पीस। क्योंकि हमें लग रहा है कि यार अब ये ज़्यादा एरर आ गया है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे लेंथ को मेज़र करना है, करंट को मेज़र करना है, विड्थ को मेज़र करना है ना, मीटर स्केल से मान लो आपको लेंथ को मेज़र करा, ठीक है, तो उसमें मतलब ये दिक्कत आई। तो आप लोग करते क्या है इसमें, हम लोग करेंगे क्या इसमें कि सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमम अगर आपने कर दिया, तो याद रखना कि जो आपकी रीडिंग आएगी या जो मेजरमेंट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। एरर्स कम होएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या हो जाएगा, एक्यूरेट रीडिंग आएगी।
और ऐसा भी नहीं है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें इम्पोर्टेंट बताऊँ, अभी मैं इसमें डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी, जैसे आरआरबी जेई और एसएससी जेई, इस टाइप के एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें तो क्वेश्चन दिखता ही है ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिस्टमेटिक एरर्स को आप लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते इजीली, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे आप एलिमिनेट कर दो कि भाई बहुत सारी रीडिंग ले लोगे और उनका एवरेज निकाल दोगे, ऐसा भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इन एरर्स को आप इजीली कम नहीं कर सकते हो, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो सिस्टमेटिक एरर्स हैं इनको क्या कर सकते हैं हम लोग, इनके बारे में अगर एक दो पॉइंट और अच्छे से मैं आपको बताऊं कि नॉट इजी टू डिटेक्ट, इनको इजीली आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, इनको रिपीटेटिव मेजरमेंट्स करने से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय रिपीटेटिव या रिपीटेड मेजरमेंट्स। बार बार वही गलती करते रहोगे फिर ये तो आपकी प्रोसेस में गलती आ रही है। ठीक है, जिसके लिए, और दिख आपको इजीली जाएगा। ठीक है, एक्सेस जो होगा ये इजीली हो जाएगा कि ये तो, क्योंकि सीधा जोड़ के पता लग जाएगा आपको सारे एरर्स को। एक्सेस्ड, स्पेलिंग सही नहीं है, इजीली। ठीक है, और सीधा सीधा अगर आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज करने से एक्यूरेसी सीधी सीधी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो आपने क्या करना है, आप इसका कैलिब्रेशन करो, अगर कैलिब्रेशन गल कर रहे थे या ऐसा रहा तो आप इसका प्रॉपर कैलिब्रेशन करो, और कैलिब्रेशन क्या करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा टू रिड्यूस दीज एरर्स। मैं अपनी भाषा में आपको ये लिखवा रहा हूं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो और ये जरूर काम आएगा। ठीक है, तो ये है सिस्टमैटिक एरर्स, इनको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स हैं, जैसे कि कैलिब्रेशन एरर है या एम्बिएंट कंडीशन का एरर है, कि मान लो टेम्परेचर आपको स्टैंडर्ड है, मान लो कि आपको कोई प्रेशर या प्रेशर नापना था, फिक्स टेम्परेचर पे होता है वो, तो इस कंडीशन पे होता है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर 20 डिग्री ना होकर 50 डिग्री या 45 डिग्री हो तो डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, ये एम्बिएंट कंडीशंस के एरर हैं। क्लियर? अच्छा, इनमें से एक बहुत खास है, वो है डिफॉर्मेशन ऑफ वर्कपीस वाला एरर। कई बार जब आप कुछ चीज़ मेज़र करते हैं और जो इसका स्टाइलस होता है वो वर्कपीस को, क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं और वर्कपीस को कुछ डिफॉर्म कर दे वो, तो मान लो आपको कुछ ना कुछ लेंथ नाप रहे थे उसकी, तो उसके वो कुछ ना कुछ डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, अब कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ऐसे कम समझ में आएगा। आप हेडिंग डाल सकते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ वर्कपीस से कैसे आपका एरर आ सकता है। प्रेशर आपने ज़्यादा लगा दिया, कैसे, जैसे मान लो ये वर्क पीस है हमारा। ठीक है, अब क्या होता है, आपने मान लो ये स्टाइलस इसमें लगाया और वो थोड़ा सा वर्क पीस के अंदर घुस गया, ऐसे देखो, ये क्या है हमारा स्टाइलस। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया, ये क्या चीज़ है, ये हमारा डिफॉर्मेशन ऑफ क्या है, वर्क पीस है। जो कि आपने कहीं इस चीज़ को मतलब यूज़ करा ही नहीं था, ये एक तरह से इलास्टिकली डिफॉर्म हो गया वर्क पीस हमारा। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी यहाँ पर लाएगा या इसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर आपने अप्लाई करा और लिमिट से ज़्यादा कर दिया, तो वर्क पीस क्या हो गया हमारा, डिफॉर्म हो गया, एक तरह से मतलब डिफ्लेक्ट हो गया जो भी हमारा मेजरमेंट है। तो अच्छा, ये तो रहा स्टाइलस, तो थोड़ा सा वर्क पीस में घुस ही गया, कुछ ना कुछ स्टाइलस का भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा जब इसके अंदर घुसेगा थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ठीक है,
तो ये वाला क्या हो गया डिफॉर्मेशन, इस डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन ऑफ स्टाइलस। वो भी थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये है इसकी वजह से एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, एरर आपका बढ़ गया है, आपने प्रेशर ज़्यादा लगा दिया। ठीक है। अच्छा, ऐसे में कुछ अवॉइडेबल एरर्स भी होते हैं। अवॉइडेबल एरर का मतलब आपने डेटम सही नहीं लिया, आपने गलत ही पढ़ दिया, उसको रीडिंग एरर्स बोलते हैं उसको। एक आता है जो कि एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आया था, वो मैं आपको बता दूँ, वो मैंने पहले से ही नोट करना था, बताना था। एरर्स ड्यू टू पैरेलक्स इफेक्ट। ये क्या बोलते हैं, पैरेलक्स इफेक्ट। ये एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आया है, तो ये बताना लाजमी है। ये कौन सा एरर है, जब आपकी जो साइट है, आपकी जो आंखें हैं, आप कुछ मेज़र कर रहे थे, वो परपेंडिकुलर नहीं है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल है उससे परपेंडिकुलर नहीं है, आप किसी एंगल से देख रहे हो उसको। मैं इसको बता दूं, व्हेन द, ये ऐसा ही ऑप्शन आया था, व्हेन द ऑब्जर्वर रीड्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एंगल, मतलब हीरो बन के देख रहे हो उसको साइड से, ऐसे गलत पढ़ लिया, रीड्स द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एंगल। ठीक है, तो उससे आपको क्या होगा, मान लो एंगल पे है, आपने गलत पढ़ लिया। क्लियर। तो इस तरह से ये एक तरह से ये एरर है जो कि अवॉइडेबल है। ठीक है, तो एक और एरर आता है इसमें, उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर क्या है, अब मान लेते हैं आपको वोल्टेज नापनी थी, ठीक है, कुछ वोल्टेज आनी थी उसकी, और 1 वोल्ट नापना था मान लो, और अब आपने क्या करा, वो ऑब्वियसली अब आपने बंद कर दिया वोल्ट मीटर, तो आना चाहिए था वो जीरो पे, मतलब इनिशियल वैल्यू जहाँ से आपको नापनी थी वो जीरो पे आनी चाहिए थी, लेकिन वो नॉन जीरो से स्टार्ट हुई है अब, मतलब 0 और 1 के बीच में कहीं पॉइंटर था, तब आपने उसको स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा एरर नहीं आ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा, जीरो एरर किस तरह से का एरर होता है कि, ज़ीरो एरर क्या है, ये एक वो वैल्यू है जब इनिशियल वैल्यू आपकी फिजिकल क्वांटिटी की जो इंडिकेट कर रही है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, वो नॉन ज़ीरो हो वैल्यू, वो कहाँ होनी चाहिए, ज़ीरो पे होनी चाहिए थी। तो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर में अब कुछ ना कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वगैरह होता है, उस कारण से गड़बड़ होती है। क्लियर। तो अगर वो एक से, मान लो वो एक से शुरू हुई, तो हमेशा एकदम से आपने स्टार्ट कर दिया, वो जीरो पे नहीं थी, तो अब 1 वोल्ट का मान लो, अब आपका जो वोल्ट नाप के आया, मान लो 10 वोल्ट नापना था आपने, है ना, पहली बार, तो वो एक पे ही जब आया था ना, वो सुई उसकी ऐसे, जैसे मैं आपको बताऊं, 10 पे आके सुई यहाँ पर जीरो पे आनी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन वो एक पे आते हैं, आपने फिर स्टार्ट कर दिया यहीं से ही, तो हमेशा 1 वोल्ट का एरर रहेगा। ये है, मतलब जीरो एरर है। किस में आता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है इसमें, किस टाइप के एरर में, ये सिस्टमेटिक एरर में आता है, याद रखना है इसको। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और एक टाइप का छोटा मोटा एरर है, उसका थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बता दूँ, जिसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। रैंडमली जो होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, जिसके साथ में हम फिर उसके बाद जो टॉलरेंस वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे, फिट्स वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे इसमें। क्लियर। और साथ ही में कुछ 10-15 क्वेश्चंस भी इसके हम लोग करेंगे। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।